नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 134 सीटों के साथ आप बहुमत के पार, बीजेपी को मिली 104 सीटें, 9 पर सिमटी कांग्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र में बोले पीएम मोदी, युवा सांसदों की भावनाओं पर ध्यान रखना जरूरी, G23 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात। दिल्ली में ममता की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, मोदी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, कई मुद्दों पर की चर्चा। शराब घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, एजेंसी ने तेलंगाना सीएम की बेटी कविता को भेजा समन, कविता का आरोप बीजेपी करवा रही है साजिश। आतंकवाद पर एनएसए अजीत डोभाल ने जताई चिंता, बोले अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय, उठाएंगे सख्त कदम। सबसे पहले बात दिल्ली एमसीडी चुनाव के रिजल्ट पर करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 134 सीटें पाकर बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जीत हासिल करने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हम नेगेटिव राजनीति नहीं करते, हम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाते हैं, इसलिए हमें जनता वोट देकर जिताती है। आम आदमी पार्टी की विक्ट्री है, तो वहीं बीजेपी ने सेंचुरी लगाई है। पर बात अरविंद केजरीवाल की करें तो कितनी बड़ी जीत। देखिए, केजरीवाल जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। वो चाह रहे थे कि एमसीडी के चुनाव में, चूंकि उनको 54% वोट असेंबली के इलेक्शन में मिला था, अगर उनको 4-5% कम वोट, अगर 50% भी वोट अगर मिल गया होता, तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। अभी क्या है कि बहुमत से थोड़ा सा 9 सीटें ज़्यादा, ज़रा सा भी इधर उधर गड़बड़ हुआ, मालूम चला कि वो माइनॉरिटी में आ गए। वो ये प्राप्त करना चाह रहे थे ताकि वो इस विक्ट्री को नेशनल लेवल पे फोकस कर सके और ये बता सके कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी के साथ खामियां ये कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी को उसको फेस करना था। तीसरी चीज़ ये कि ये पूरा का पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। तो ये जो जीत तो हुई, लेकिन वो जीत वैसी नहीं है जैसी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल अपनी योजना के तहत सोच रखा था। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने अस्पताल बनाया, लोगों ने इसलिए वोट दिया, हमने स्कूल बनाए इसलिए हमने वोट दिया। स्कूल बनाने वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अपने इलाके का सारा सीट हार गया। हॉस्पिटल बनाने वाला सत्येंद्र जैन शकरपुर बस्ती, उसमें जितने भी असेंबली सीट्स आते हैं, उसके असेंबली सीट्स में जितने भी पार्षद हैं वो सब हार गए। गोपाल राय अपने सारे पार्षदों को हार गया। आतिशी मार्लेना हार गई। तो तमाम बड़े बड़े लोग वो अपने इलाके में हार गए। क्यों हार गए? मतलब क्रेडिबिलिटी में इरोजन हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अब लोग कट्टर ईमानदार नहीं, बल्कि एक झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला नेता मान रहे हैं। तो जीत कहाँ से हुई? तो जीत सिर्फ और सिर्फ वो फ्री बिजली और फ्री पानी से फ़ायदा उठाने वाले जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके समर्थन से ये जीत हासिल हुई है। इसलिए ये कहना कि हॉस्पिटल और काम की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये फ्री के लॉलीपॉप की वजह से दिल्ली के
लोगों ने वोट किया है। जी बिल्कुल, सिर्फ ये नंबर्स हैं जो 134 नजर आ रहे हैं, पर जिन जिन का आपने नाम गिनवाया, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, या ये सारी सीटों पर, इंपॉर्टेंट सीट्स पर तो आम आदमी पार्टी हार गई। बीजेपी ने डेंट कितना बड़ा मारा है? देखिए, बीजेपी वापस नहीं आ रही थी, बीजेपी वालों को मालूम था, लेकिन उनका जो टारगेट था कि कम से कम 100 तक अपने आप को पहुंचा लें। आप देखिए किस तरह से एग्जिट पोल पूरी तरीके से विफल हुए। ज़्यादातर एग्जिट पोल 70 सीट दे रहा था, कोई 50 दे रहा था, कोई 60 दे रहा था। कई सारे लोग कैमरे के अलग उस तरह के रिपोर्टर्स वो बता रहे थे कि बीजेपी 30-40 में सिमट जाएगी। अरविंद केजरीवाल चिट दिखा रहे थे कि बीजेपी को 20 आएगी और हमें 230 सीटें आएंगी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आएगा, ये लिख के टेलीविज़न वालों को दे रहे थे। लेकिन नतीजा सामने है। तो मुझे लगता है कि जीत तो है, लेकिन ये खुशी देने वाला जीत नहीं है। जी, तो एक तरफ केजरीवाल के खेमे में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नए अवसरों को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि इस सत्र में सरकार 16 नए बिल लेकर आएगी, जिन्हें चर्चा के बाद पास कराया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सत्र में युवा सांसदों की भावनाओं को समझने पर भी बड़ा बयान दिया है। 16 नए बिलों की बात की जा रही है इस बार के संसद के शीतकालीन सत्र में। देखिए, ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो ऑल पार्टी मीटिंग की जाती है, सबसे अपील की जाती है कि प्लीज़ कोऑपरेट, शांति बना करके रखिए, हमें बहुत सारा काम करना है, 16 बिल पास कराने हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, ढाक के 3 पात। अभी कल गुजरात का रिजल्ट आएगा और आप देखिएगा कि डिसरप्टिव फोर्सेस वो अपने काम पे लग जाएगी। अचानक से मालूम चलेगा कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष उठा दे कि जिससे सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी उस तरह का बिल्डअप नहीं हो पाया है। हर बार क्या होता है इस देश में, इसको समझिए कि जब भी सरकार सत्र बुलाती है तो 1 महीने पहले कोई बोगस स्टोरी बाजार में आ जाती है। कभी ये वायर वाले दलायर, कभी कारवां वाले, तो कभी ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो गैंग है, वो झूठी झूठी खबरें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है और मालूम चलता है कि उसको लेकर के संसद में हंगामा होता है। कभी राफेल हो जाता है, कभी लोया हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री इस बार अपील तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की शंका है कि विपक्ष जैसे पिछले कई सत्रों को तबाह और बर्बाद किया, उसको टाइम वेस्टेज और हंगामा खड़ा करके जो है वो चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की है, इस बार भी विपक्ष यही काम करेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तीसरी खबर हमारी इसी से जुड़ी हुई है। तो बीजेपी संसद में 16 बिलों को लेकर मजबूती से चर्चा करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पीएम मोदी को घेरने की रणनीति बना रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने दिल्ली में पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इस पर चर्चा की गई। तो ममता बनर्जी तैयार हो गई है पीएम मोदी को घेरने के लिए। देखिए, ममता बनर्जी बहुत मंझी हुई पॉलिटिशियन है। उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि एमसीडी में ज़्यादा बड़ी जीत केजरीवाल की हुई नहीं। लोकसभा में केजरीवाल के पास एक भी सांसद है नहीं, 3-4 सांसद राज्यसभा में हैं, इसलिए वहाँ उनकी तरफ से कोई बड़ा बवाल खड़ा हो इसकी उम्मीद नहीं है। और राहुल गांधी चूँकि पैदल चल रहे हैं, वो यात्रा पे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं होगी। तो ये एग्जैक्ट सही मौका है कि दिल्ली में अपनी एक छाप छोड़ने की। तो जो हमारी जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो सांसद वो बवाल खड़ा करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर कि केंद्र जो है वो अपोजिशन के लीडर के खिलाफ साजिश के तहत उसको जेल में डाल रही है। घोटाला में पकड़ी जा रही है उधर टीएमसी, बड़े बड़े लीडर पकड़े जा रहे हैं,
लेकिन यहां खेल क्या होगा? उल्टा, कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब मीडिया कितना साथ देगी? अगर केजरीवाल ये बात उठाए तो मीडिया कहेगी भाई गलत इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल। बंगाल में ममता बनर्जी ये कहेंगी कि भाई एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तर्कपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे वह ईडी हो या सीबीआई हो, सीबीआई को वहां हाईकोर्ट के आदेश पे बुलाया गया है। चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पार्थ चटर्जी वाला जिसमें नोटों का पहाड़ मिला, या फिर गौ तस्करी का जो मसला हो, ये सारी चीज़ों में। लेकिन राजनीति तो करनी है। ममता बनर्जी के सामने दो टास्क है। एक, अपनी वो भ्रष्टाचारनी वाला एक जो इमेज टीएमसी की जो बन गई है उसको खत्म करना। दूसरा, ये अपने आप को प्रोजेक्ट करना कि वो मोदी से लड़ने में सबसे आगे है। अभी आपस में कंपटीशन इसी बात का हो रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कि सबसे ज़्यादा धुरंधर कौन है जो मोदी से लड़ने को तैयार है, ये साबित करने के लिए ही ये तमाम योजनाएं बनाई जा रही और 2024 पे भी सभी की नजर है, तो कोशिश यही होगी कि इस बार के शीतकालीन सत्र को पूरे हंगामादार बनाया जाए। देखिए, ये अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के जो विपक्ष है वो जमीन पे आंदोलन ना करके ये पार्लियामेंट के समय को जो बर्बाद करते हैं, जहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो पेंडिंग हैं, वो एक अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। जी, ममता की चाल के बीच अब शराब घोटाले में बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को नया समन जारी किया। इससे पहले कविता को 6 दिसंबर को पेश होना था, लेकिन वो एजेंसी से बहाने बनाकर बचती नजर आई, जिसके बाद उन्हें सीबीआई ने सख्ती दिखाते हुए 11 दिसंबर को फिर बुलाया है। दरअसल कविता लंबे समय से शराब घोटाले में ईडी के निशाने पर है, जिसके बाद सीबीआई को ये केस सौंपा गया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली में जिस समय शराब घोटाला हुआ उस समय कविता ने अपना मोबाइल फोन और कई नंबर बदले थे, जिससे उनका कनेक्शन शराब घोटाले से निकल रहा है। आज आम आदमी पार्टी भले ही एमसीडी में जीत गई हो, लेकिन शराब घोटाले पे एक्शन तो जारी है। देखिए, वो ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, कई सारे लोग जेल के अंदर हैं। केजरीवाल का मीडिया मैनेजर वो जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया का बहुत सारे दोस्त जेल के अंदर। अब ये जो कविता को जो बुलाया गया है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा बवाल कर रही थी। जब पहली बार स्टिंग ऑपरेशन आया सामने और बीजेपी ने इनका नाम लिया, चूँकि वो एक मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उन्होंने फौरन धमकी दी थी कि हम कोर्ट चले जाएंगे तो मानहानि का दावा करेंगे। कुछ की नहीं। क्यों? क्योंकि अब ईडी बता रही है, सीबीआई के जांच से मालूम चल रहा है कि कई सारे फ़ोन कविता ने भी बदले। जिस तरीके से दिल्ली में खुलासा हुआ कि 36 लोग एक पूरे नेटवर्क में 170 फ़ोन का इस्तेमाल किया बदल बदल के, और 170 फ़ोन्स को इन लोगों ने नष्ट किया कि ताकि कोई ट्रेस ना रहे, उसमें कविता का भी नाम आ रहा है। ये तो एक बात है। ओरिजिनल नाम क्यों आया? वो इसलिए आया कि जो कैपिटल टीवी के दर्शक होंगे, ये कहानी हमने सबसे पहले बताई थी कि किस तरीके से दिल्ली के होटल में रात के अंधेरे में तेलंगाना से चार्टर्ड प्लेन से कुछ लोग आते थे, और किस तरह की शराब नीति बनाई जाए, किसे लाइसेंस दिया जाए, जो प्रक्रिया हो वो कैसी हो, कानून कैसा हो, कैसे पैसा आएगा और कैसे पैसे को जो हिसाब लगाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें तय होती थी एक होटल में। कविता से ही पूछा जाएगा, क्या आप इस तरह के किसी मीटिंग में कभी शामिल हुई? कभी तेलंगाना से रात के अंधेरे में सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप दिल्ली आई? चार्टर्ड प्लेन किया गया, कौन लोग आएंगे, कौन लोग जाएंगे, ये सारी जानकारी एजेंसी के पास। होटल के अंदर कौन आया, कौन गया, सीसीटीवी फुटेज एजेंसी के पास। तो ये बच पाना बड़ा मुश्किल है। और जिस हिसाब से उन्होंने जो शुरू में टैंट्रम दिखाया कि मानहानि केस करेंगे और वो पीछे हट गई, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और जिस तरीके से
नवाब मलिक हो, संजय राउत हो, पार्थ चटर्जी हो, ये तमाम लोग जो जेल में अपना समय गुजार रहे हैं, इन लोगों ने भी इसी तरह की बहानेबाजी की थी। लेकिन जब पकड़े गए तो फिर इन्हें बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। टेंट्रम के साथ साथ के कविता ने यह भी कहा था कि भाई दम है तो पीएम मोदी को सीधा चैलेंज करते हुए कहा था कि दम है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके दिखाओ। अब तो सबूत भी मिल रहे हैं धीरे धीरे। अब के कविता क्या कहेंगी? देखिए, धमकी देने वाले तो हमने संजय राउत को भी देखा, नवाब मलिक को भी देखा। नवाब मलिक बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये राजनीतिक बयान होते हैं, उसका कोर्ट पे केस के ऊपर कोई असर नहीं होता। कोर्ट के अंदर अगर आपके खिलाफ सबूत है, अगर आप किसी इस तरह के इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हैं और आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरह की डायलॉगबाजी करते रहिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो तो होगी जी। आखिरी खबर आतंक पर हुए कड़े प्रहार पर। भारत पहली बार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल ने की। इस दौरान अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और यहां से पनप रहे आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा भी की गई। इसके अलावा मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय है। कितना बड़ा बयान अजीत डोभाल का। देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो मुलाकात हुई है, ये चारों के चारे मुल्क ये पाकिस्तान के ऊपर हैं। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से बॉर्डर सटा हुआ है, ताजिकिस्तान का और उज्बेकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का। अब ये सब के सब फॉर्मर यूएसएसआर जो सोवियत संघ हुआ करता था उसके मेंबर कंट्रीज थे। 91 में ये सब अलग हुए। वहाँ बेसिकली सरकार सेकुलर है, लेकिन 99% 98% जो वहाँ पे जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं। लेकिन रेडिकलाइजेशन के नाम पे वहाँ पे ज़ीरो। रीज़न, उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तो अगर कोई शख्स दाढ़ी बढ़ा कर लेके पब्लिक में आया वो गायब हो जाता है। मस्जिद में अगर वो लगातार 5-6 बार वो नमाज पढ़ने आ रहा है, दरअसल सभी एजेंसी को मालूम चलता है कि रेडिकलाइज हो रहे हैं, गायब, सीधे उठा के खत्म कर देते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खतरा लगता है कि चूंकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको इस बात का खतरा होता है कि कहीं वहाबिज़म, जो एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, ये उनके युवाओं को अपने चंगुल में ना ले ले। तो आपको याद होगा कि जैसे ही बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अचानक से क्या हो गया, मसला अफगानिस्तान का था, तालिबान काबुल पे कब्जा करना जा रहा था और आपने खबर सुनी होगी कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अपने बॉर्डर सील कर दिए, क्योंकि कहीं कहीं पे इस तरह की घटनाएं हुई। उज्बेकिस्तान में एक बार ताशकंद में यूनिवर्सिटी के 140 स्टूडेंट्स को बाकायदा खत्म कर दिया गया। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो कम्युनिस्ट की स्टाइल में ही सरकार वहाँ पे चलती है। क्यों? क्योंकि ये लोग वही रेडिकलाइजेशन, वहाबिज़म के चक्कर में फंसे हुए थे। तो ये जो मीटिंग हुई है वो इसलिए हुई है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अब तालिबान तो वहाँ पे राज कर रहा है, अमेरिका ने भी अपने हथियार डाल दिए, कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल वहाँ पे रेडिकलाइजेशन में और दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने का वो केंद्र बन जाए। और इसलिए ये ज़रूरी है कि चूँकि ये लोग बिल्कुल सटे हुए हैं और उज्बेकिस्तान वगैरह सब जिस तरह से हिंदुस्तान अफगानिस्तान का एक नेबर है, उसी तरीके से वो लोग भी नेबर हैं। तो ये नज़र रखने के लिए, एक सॉलिड प्लान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखी जाए। अफ़गानिस्तान की स्थिति चिंताजनक है। पिछले 2-3 दिनों में लगातार वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट करने वाले कौन हैं? ISIS। और ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान, तालिबान आपस में भिड़ रहे हैं, बॉर्डर पे रोज़ हंगामा हो रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो अगर बाहर से उसमें पैसा आता है तो वहाँ से कुछ और बाहर नहीं निकलेगा, वहाँ से आतंक की सप्लाई होगी, आतंकियों के ट्रेनिंग का वो जो है एक बिल्कुल खुला हुआ जगह मिल जाएगा लोगों को। तो उस पर नज़र रखने के लिए ये मीटिंग्स चल रही है जिसमें हिंदुस्तान एक लीड रोल ले रहा है। पाकिस्तान में जब ये खबर गई होगी कि चार मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान के बारे में हिंदुस्तान के साथ चिंता कर रहा है, बैठक कर रहा है, कुछ स्ट्रेटजी बना रहा है, तो आप समझिए वहाँ किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और वहाँ के विदेश मंत्रालय के सीने पे सांप लूट रहा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।